हेलो एवरीवन। नीट 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 और बस नीट। जब भी आप बायोलॉजी स्ट्रीम को चुनते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा नीट एग्जामिनेशन होती है। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच आपको बायोलॉजी एरिया के अंदर या बायोलॉजी स्ट्रीम के अंदर जो और भी सारे एरियाज हैं उनमें जाने से आपकी सोच को थोड़ा सा रोक देती है। जी हाँ, अभी हाल ही में मैं एक वीडियोस को देख रहा था और उस वीडियोस में मैंने ये चीज़ देखा कि बिहार जैसे एरिया के अंदर जो बच्चे हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, वो बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ प्रीफर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्ट्रीम को अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसी स्ट्रीम के अंदर उनको ना केवल जॉब वैकेंसीज आ रही हैं, बशर्ते नाबार्ड जैसे एक हाईली रिकमेंडेड जॉब की तरफ भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे सोच में नीट इस कदर घुस जाता है कि हम ऐसे एरियाज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। या तो हमको जीएनएम पता होता है, या तो हमें नीट पता होता है, या फिर कुछ छोटे मोटे कोर्सेज पता होते हैं। बट मैं आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे एरिया जिनको सेलेक्ट करके आप बायोलॉजी स्ट्रीम से बिना नीट क्वालिफाई किए भी इन एरियाज के अंदर बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज मैं आपसे जितने एरियाज के बारे में बताऊंगा वो सभी एरियाज में एक चीज कॉमन है। वो जानते क्या? वो है आपकी मेहनत। क्योंकि चाहे आप नीट को सेलेक्ट करें या चाहे किसी भी एरिया को सेलेक्ट करें, और एरियाज तो ऐसे हैं जो नीट से भी बहुत ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन बच्चे उनको सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में डॉक्टर नाम का एक बहुत बड़ा कीड़ा डाल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर केवल और केवल डॉक्टर और इंजीनियर से पूरा देश चलता ना, तो फिर केवल यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर को ही अहमियत दी जाती। ठीक है, इन सभी जॉब के अंदर एक चीज और आपको कॉमन मिलेगी, इन सभी जॉब के अंदर आपको टीचिंग प्रोफेशन कॉमन मिलेगा। ठीक है ना, टीचिंग एक ऐसी जॉब होती है जिसको आप कर सकते हो, लेकिन टीचिंग कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसको हम सब कर सकते हैं। टीचिंग एक ऐसी जॉब होती है जिसमें आपको पेशेंस की जरूरत होती है, एक आर्ट की जरूरत होती है, और एक लगाव की जरूरत होती है, और एक पोलाइटनेस की जरूरत होती है। अगर वो सभी आपके अंदर है तो आप बेशक तौर पे एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक टीचिंग एक आर्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज कुछ ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड जॉब के बारे में, और इस वीडियो को अपने लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। जिस वीडियो पे या जिस भी टॉपिक या जिस भी जॉब के ऊपर आपको लगता है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हो, आप इसी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा। मैं उसके बारे में भी एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो जॉब निकल करके आती है वो आती है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर। आप सभी ने बी फार्मा सुना होगा और आप सभी ने एमबीबीएस तो सुना होगा। तो सबसे पहले जॉब की शुरुआत यही होती है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। पहली चीज तो आप सेलेक्ट कर लेते हो नीट को, और जब नीट नहीं मिल पाता है तो आप बी फार्मा या डी फार्मा जैसी डिग्री को सिलेक्ट करते हो, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा करने से आपको फ्री मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिल जाता है। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आजकल मेडिकल स्टोर इतने ज्यादा हो गए हैं कि उसमें भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, और बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि उसमें केवल मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं। लेकिन आप बी फार्मा जो है करके आप एमआर से शुरुआत करते हैं और अपनी स्किल को दिखाते हुए जीएम पोस्ट और इससे भी बड़ी बड़ी पोस्ट को वहां पे ट्रेवल करते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां एल्केम, सिफला, इन सब जगहों पे आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, स्पेशली बी फार्मा की। मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी जो मेडिकल डॉक्टर्स है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या जो एमडीज है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ ऐसे जॉब के बारे में जो जॉब आपको इनसे हट के मिल सकती है। बी फार्मा के गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां की फीस बहुत कम है और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। कानपुर जैसे इंस्टीट्यूशन में भी आपको जो है बी फार्मा के सीट अवेलेबल है, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। तो बी फार्मा को अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप नीट को अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि वो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको मेडिकल स्टोर मिलते हैं, और आप किसी ऐसी जगह जहां पे आपका घर हो, मकान हो, अगर कोई रोड वगैरह पे भी मकान है तो आप वहां नीचे सिंपल एक मेडिकल स्टोर खोल करके काम कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को अपने एरिया के अंदर देखा कि जो अपने जॉब के साथ में अपनी मेडिकल स्टोर खोल करके बैठे हैं, और दवा में आने वाली मार्जिन का जितना फायदा होता है मेरे हिसाब से उतना फायदा कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप इस चीज को सोचते हैं तो। आगे बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की, फिजिशियन असिस्टेंट। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे फिजियोथेरेपी की कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे लोग उनको नहीं करते, बट फिजियोथेरेपी की कोर्स करके भी आप इंडिविजुअली एंटरप्रेन्योर जैसे अपना काम कर सकते हैं, अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं, और जिस भी चीज से आप स्पेशलिस्ट हैं वो चीज वहां पे लिख दीजिए कि हमने इस चीज में फिजियोथेरेपी की हुई है। लोग आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे और आप उसका प्रॉपरली चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके का प्राइवेट जॉब है, आप इसको के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नर्स प्रैक्टिशनर आप सब जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हो, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग रिसर्च सेंटर्स होती हैं,
तो वहां पे डॉक्टर्स काम करते हैं, आप उनके मददगार या उनके कोऑर्डिनेटर्स तक बन सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग अच्छी होती है, अगर आप एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट निकालती है। तो आप इसमें गवर्नमेंट जॉब तो आप सभी में भर सकते हैं। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेडिकल के डिपार्टमेंट में या मेडिसिन के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद हो गया, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सभी एरियाज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी जो है इनका प्रोडक्शन करती है। आप चाहें, अगर आपके पास में बहुत बड़ा बिजनेस माइंड है और आप खुद चाहें तो धीरे धीरे काम करके अपनी खुद की छोटी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी खुद की एक दवा कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे आप जो है बैठे बैठे पैसे छाप सकते हैं। तो इसके अंदर बिजनेस भी हो सकता है, इसके अंदर जॉब भी हो सकती है, जो भी आप करना चाहें इन सब एरिया के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इनके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमको जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले एरिया में आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट में आपको साइंटिस्ट पोस्ट देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और मास्टर करना मस्ट होता है। ग्रेजुएशन मास्टर करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है JRF एग्जाम, ठीक है। नेट या JRF क्वालिफाई करने के लिए आपको एक जो है उस JRF का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको तकरीबन 40,000 तक फेलोशिप महीने की फेलोशिप मिलती है। तो ये एरिया काफी अच्छा एरिया माना जाता है। अगर आप अपने घर परिवार में नीट के एग्जाम को नहीं हिट कर पा रहे और आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई है तो डरिए मत, आप नीट के साथ में ग्रेजुएशन को अप्लाई करे रहिए। अगर आपने नीट को एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाया है तो डरने की कोई बात नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई और या कुछ ऐसा। आप आराम से अपने मास्टर को कंप्लीट करिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जहां पे पढ़ाई वगैरह अच्छी हो सके और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो, थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप नेट या चीजों की कोचिंग कर लीजिए या खुद इंडिविजुअली पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आराम से JRF का एग्जाम क्वालिफाई करिए और उसके बाद रिसर्च प्रोफेशन में चले जाइए। रिसर्च करते करते आप वहां पे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेंड जैसे बायोटेक्नोलॉजी चुना है, बायोकेमिस्ट्री चुना है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स चुना है, तो आप रिसर्च एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज तक के भी चांसेस हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें जो है नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बायोमेडिकल साइंटिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के डिजीज होती हैं। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ICMR के अंदर जो है तमाम तरह के बायोमेडिकल साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं, तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन और मास्टर करना बेशक तौर पे मस्ट है। उसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट के लिए जो है आपको बायोकेमिस्ट्री का एक मास्टर करना होता है, जिसके बाद आपको जो है बायोकेमिस्ट का डिपार्टमेंट जो है वो आप चुन सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट चुनना पड़ता है, उसके लिए जो आपको MSc और माइक्रोबायोलॉजिस्ट करना पड़ता है। और हाँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट एक चीज में और जाते हैं, जानते हो क्या, बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे पेप्सी, ये कौन सी कंपनी है ना जो पेप्सी बनाती है, हाँ पेप्सिको कंपनी जो है, आप वहां पे जो है वो केमिकल टेस्टिंग के लिए भी इन लोगों को बुलाया जाता है। अभी मेरे परिचित में एक लोग जो है वो उसी तरीके की चीजों में अप्लाई करके बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, एक अच्छी सैलरी पेड होती है इसमें भी, तो आप ऐसे प्राइवेट कंपनी में जाके क्वालिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। इम्यूनोलॉजिस्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ICMR CDRI ये सभी चीजें इम्यूनोलॉजिस्ट इनके ऊपर काम करते हैं। अब ICMR CDRI के बारे में आप जाना चाहते हो तो गूगल पे डाल के आप सर्च कर लो, ये सभी ड्रग्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है, तो उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। बाकी अदर एरियाज की मैं बात करता हूं तो आ जाते हैं सीधे एनवायरमेंट के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप बायोलॉजी में सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए आपने नीट नहीं सेलेक्ट किया, बी फार्मा नहीं सेलेक्ट किया, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो मास्टर में आपको जो है कई स्कोप को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप कौन से, आप माइक्रोबायोलॉजी से MSc करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर करना चाहते हैं, या बॉटनी से करना चाहते हैं, जूलॉजी से करना चाहते हैं। अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, या आपको प्रोफेसर बनना है, सिंपल ही तौर पे रास्ता, तो आप बॉटनी जूलॉजी को सिलेक्ट करिए। लेकिन आपको अगर रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करना है, आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी, क्योंकि इंडिया में फ्यूचर में जो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वालों की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, तो इसके लिए आप बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी को जो है वो डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इन्वायरमेंटल साइंस को भी अप्लाई करके, क्योंकि भाई आपको पता है
कि बढ़ते समय के साथ में ईवी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल या इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। ऐसे समय में जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनकी डिटेल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए आपको क्या करना है कि पहली चीज तो अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो उसमें भी आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करिए, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं। साथ में आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट के तौर पर, जैसे आपने पता है नेशनल पार्क्स होते हैं, जू होते हैं, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे आप पार्क रेंजर्स के तौर पे आप जैसे कि आपको पता होगा कि हर फॉरेस्ट वगैरह में रेंजर्स होते हैं, तो वो आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। या फिर आप इन्वायरमेंटल एजुकेटर बन सकते हैं, एक प्रोफेसर बन सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के। आगे के डिपार्टमेंट की बात करता हूं जो आने वाले समय की एक सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है, उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये रेवोल्यूशन है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया बहुत पीछे है अभी बायोटेक्नोलॉजी में, और हमारी गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं पता कि क्यों वो अभी भी इन सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। इतनी सारी जॉब वैकेंसीज निकल सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्राइम रेट कम होगा, जॉब वैकेंसीज बढ़ेंगी अगर हम अपने बायोटेक्नोलॉजीज के टूल्स को बेहतर कर ले। तो बायोटेक्नोलॉजी के टूल के थ्रू आपको पता होगा कि आप उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कर सकते हो, रिसर्च में कर सकते हो। बड़े बड़े देशों के अंदर आप जो डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन करते हो वो आप अपने इंडिया के अंदर खुद बनाइए। इसके लिए जरूरी है कि आपको अच्छी बायोटेक्नोलॉजी की लैब चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी लैब में मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बायोटेक्नोलॉजी लैब बनाने के लिए जो पीसीआर मशीन आती है, मान लीजिए 10 से 12 लाख रुपए की एक मशीन आती है, तो आपको हर इंस्टीट्यूशन के अंदर वो मशीन्स को जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए। पैसा आता भी है लेकिन खा लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जरूर डेवलप करे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। उसके लिए भी मास्टर आपको बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो करनी पड़ेगी। साथ में आप बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, साथ में क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट बन सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी एरिया को सेलेक्ट करने पे आप बहुत सारी कंपनियां, जैसे एग्जांपल तौर पे कोई भी केमिकल बनाने वाली कंपनी है तो उसके अंदर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, या ये सभी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट बन सकते हो। आपको नए प्रोडक्ट जो बनाने हैं स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप उसके लिए भी साइंटिस्ट, जैसे हाइब्रिड सीड बनाना हो गया, या कोई ऐसी मेडिसिनल दवा जो जेनेटिकल हो, जो आपके मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिपेंड हो, आप उन सब जगहों पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आ जाते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई योग्यता बहुत जरूरी नहीं, लेकिन आपके पास आर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्रीज ले लेते हैं, और डिग्रीज लेने के बाद उनके पास कोई नॉलेज नहीं, बिल्कुल नील, और वो सोचते हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो टहल रहे हैं। तो बेटा, बेरोजगार आप अपने कारण से हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप पढ़ लिख रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अच्छे से इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली तौर पे आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। और इसीलिए बहुत सारे टीचरों में बहुत कम टीचर होते हैं जो ग्रोथ कर पाते हैं। तो टीचिंग की जॉब शुरू हो जाती है आपकी ग्रेजुएशन के बाद से। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, उसके बाद आप बीएड स्पेशली करिए तो आपके हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी निकलती है, जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं। और उसके बाद आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। अगर आप मास्टर कर चुके हैं और आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप पार्ट टाइम किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी है। बहुत कम टाइम देना होता है ग्रेजुएशन कॉलेज में, बस कॉलेज थोड़ा सोच समझ के चुनिएगा। 2-3-4 घंटे आप किसी कॉलेज के अंदर दीजिए, 25-30 हजार रुपए महीने उठाइए, दैट्स इट। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एक पार्ट टाइम आप जॉब की तरह इसको कर भी सकते हैं, स्पेशली कॉलेज वाले जॉब को। और बाकी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जहां प्रोफेसर की जॉब आती रहती है, और धीरे धीरे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं तो प्रोफेसर की जॉब सबसे A1 ग्रेड की जॉब होती है, A1 ग्रेड की। और इसमें ऐसा नहीं कि आपने प्रोफेसर की जॉब ले ली तो आप बैठ गए, आपका प्रमोशन होते हुए आप डीन बन सकते हैं, वीसी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपके काम के ऊपर। साथ में साइंस राइटर बन सकते हैं, और सबसे बढ़िया, जैसा कि मैंने कहा, कि अगर आप अच्छे एजुकेटर्स हैं तो आप अपनी किताबें लिखिए, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, आप अपनी चीजों को करिए, और अपना स्कूल अपनी किताब वाले चीजों पे जो है वो ज्यादा फोकस करिए। वो बहुत ही बेहतर चीज है। गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, बहुत सारी रेड डेटा बुक वगैरह जैसा आप देखते हैं, तो आप वहां पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब वैकेंसीज गवर्नमेंट निकालती है, फूड इंस्पेक्टर की जॉब वैकेंसीज निकालती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, उसमें मेरे एक सर जो है वो भी काम करते हैं। साथ में बहुत सारे एनजीओ प्रोग्राम के साथ जॉब कर सकते हैं, जैसे यूनेस्को है, WHO है, आप इंडिया में पेटा है, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप काम कर सकते हो। बस आपको एरियाज को देखना पड़ेगा, उनके कैरियर को देखना पड़ेगा कि वो क्या है, ठीक है। अगला एरिया आता है एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस का। भैया ये एरिया
वन ऑफ द माई बेस्ट एरिया है, क्योंकि मैंने एक बार नाबार्ड का एग्जाम दिया था। एंड यू गेस नाबार्ड का एग्जाम जो होता है पूरी बायोलॉजी बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। और गुरु मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आने वाले समय में सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज आने वाली है। रीजन भी सुन लो, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा एक बात कहता आया कि मैं भी गवर्नमेंट से इस बात का सवाल पूछता रहता था, या हमेशा पूछता भी हूँ कि अगर कहीं पे एरिया के अंदर कोई एक गांव है और वहां पे हम जो चीजें किताबों में पढ़ते हैं वो चीजें खेतों में डिलीवर नहीं होती, तो गवर्नमेंट उन्हें क्यों नहीं बताएगा? गवर्नमेंट उन्हें कैसे बताएगा? गवर्नमेंट उनको बताने के लिए सहायक रखेगा, एक नहीं 10-10 सहायक रखेगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बढ़े और नई नई टेक्निक्स भी बढ़ रही हैं, नए नए टूल्स बढ़ रहे हैं। तो आप इंजीनियर की हेल्प लेकर के एक नए टूल्स डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में किसानों की मदद कर सकते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ में नाबार्ड जैसे जो जॉब होते हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि किसी भी बैंक जॉब, गवर्नमेंट जॉब और ये प्रोफेसर और डॉक्टर की जॉब से कम नहीं होता है। दैट इज ऑफिसर लेवल जॉब। फूड इंस्पेक्टर भी एक ऑफिसर लेवल जॉब होती, तो इन सभी में काफी बड़ी जॉब आपको देखने को मिलती है। तो आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्रॉप साइंटिस्ट बन सकते हो, नई नई क्रॉप्स को डिस्कवर कर सकते हो, एग्रोनॉमिस्ट भी बन सकते हो आप। तो अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो भी बहुत सारे एरियाज आपके अंदर है। तो आप सब गूगल करके इन सब चीजों के एरिया को सर्च कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास में मैं इतना ज्ञानी तो अभी बहरहाल नहीं हूँ, बट मैं आपके लिए एरियाज लेकर के आया हूँ। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आने वाले समय में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन। क्राइम कभी रुकता नहीं और क्राइम ना कभी रुकेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर अभी भी कम है। जैसा कि मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको करना हुआ, तो उसके लिए इंडिया के अंदर बहुत इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उसके लिए क्या है भाई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जहां पे फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट काम करते हैं, डीएनए एनालिस्ट काम करते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स भी इस एरिया के अंदर चाहते हैं। तो ये एरिया के अंदर भी बायो के बच्चे जो है वो स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में जैसा कि मैंने बताया कि आज सारा काम डीएनए के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? डीएनए के ऊपर। और डीएनए की इन्फॉर्मेशन को जो सबसे ज्यादा निकाल के देता है वो देता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लोग। अब बोलोगे सर ये क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी आप मास्टर कर सकते हो। मास्टर अगर आप करेंगे इससे तो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। लेकिन रिमेंबर, लड़कियों के लिए थोड़ा सा इन सभी जॉब में मैं ये बोलना चाहूंगा कि टाइम बड़ा कम मिलता है उनको। और उनके पेरेंट्स को, अगर आप आपके पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं तो उनको जरूर भेजिएगा और उनको दिखाइए कि सर क्या बातें बता रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एरिया, मतलब यार आप सोचिए ना, आप एक साइंटिस्ट के तौर पे काम करेंगे, एक बड़ी फॉरेंसिक लैब में आप काम करेंगे। आपने सीआईडी देखा होगा या कुछ भी सीरियल आपने देखा होगा, वहां पे एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है और हर जगह हर एक जो है वहां पे ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, हर एक जिले के अंदर खोले जा रहे हैं। तो जिससे क्राइम केसेस, जो बहुत ज्यादा क्राइम केसेस जैसे रेप हो गए, इन सभी केसेस के अंदर जो है हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो है हमको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है ये सारी चीजें बन गई। और बहुत सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होती हैं जिनको फिक्स करने के लिए भी ये सब फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस है गाइस। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट निकलते हैं। साथ में आप जा सकते हो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर आप बायोलॉजी के एरिया को सेलेक्ट करते हो तो फिर जाहिर तौर पे आप फिशेज वगैरह में जा सकते हो, मरीन इन्वायरमेंट में जा सकते हो, आप एक ट्रैवलर भी बन सकते हो, तो फिशरीज बायोलॉजिस्ट में जा सकते हो, ओशनोग्राफर बन सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो मास्क वास्क वगैरह लगा के सिलेंडर लेकर के पानी के अंदर जाते हैं। जो मछलियों के बारे में जानेगा वही तो जाएगा, तो बायोलॉजिस्ट जानते हैं, तो इसीलिए उनको भेजा जाता है। तो ये सभी एरियाज हैं जो मैंने आपके सामने लाए। उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है ना। कि अगर आप उसके बारे में रिग्रेट करिए कि आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो बेटा देखो, मैं एक बात आपको साफ साफ बताना चाहूंगा, नीट एक ऐसी जॉब वैकेंसी होती है जिसके अंदर सीटें लिमिटेड है और सबके सब नीट नहीं क्वालिफाई करते। तो अपनी स्किल को पहचानो, आपने कहाँ से शुरुआत में प्रिपरेशन किया और इन सभी एरिया के बारे में आप खोजो, सर्च करो, तो आपको जरूर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप नर्स नहीं बनना चाहते तो आप टीचर बनो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हर चीजों में डेडिकेशन आपसे जरूर मांगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा, चलता हूँ।